अरे बेटा सुनो, ये स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? हमें वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? हवा सिंह जी ने ट्रेन से उतरकर टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाला उन्हें घूरते हुए बोला, अरे साहब, हम क्या यहाँ मूंग दलने के लिए बैठे हैं? सवारी को लाने और छोड़ने का काम ही तो करते हैं। आप लोगों को माधोपुर जाना है ना, तो आइए बैठिए। माधोपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। यह सुनकर हवा सिंह जी और उनकी पत्नी शांति जी टैक्सी में आकर बैठ गए और रास्ते में ड्राइवर से बात करने लगे कि बेटे ने कहा था वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लो और हमारे पास आकर रहो, तो हम पहली बार आए हैं। टैक्सी वाला बुजुर्गों की बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लिया। तभी थोड़ी देर बाद शांति जी हवा सिंह जी से बोली, सुनिए जी, इसको बोलो ना, थोड़ा आवाज़ कम करें, मेरा सर दुखने लगा है। तो हवा सिंह जी ने टैक्सी वाले को कहा, बेटा थोड़ी आवाज़ कम कर लो, मेरी पत्नी का सर दुख रहा है। तभी टैक्सी वाले ने गुस्से से कहा, अबे ओ बूढ़े, हम तो रोज़ ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, कहाँ लिखा है कि ड्राइवर गाना नहीं सुन सकता? और अम्मा को इतनी दिक्कत होती है तो गांव से लेकर बाहर ही क्यों निकले? और हाँ, आपके पास पैसे तो पूरे होंगे ना, क्योंकि यहाँ से माधोपुर जाते जाते कम से कम 400-500 रुपये लग जाएंगे। ये सुनकर हवा सिंह जी बोले, पैसे की चिंता मत करो बेटा, मैं वहाँ पहुँचकर अपने बेटे से पैसे लेकर दे दूँगा, या फिर कहीं एटीएम मशीन होगी तो वहाँ से पैसे निकाल लूँगा। हवा सिंह जी का इतना कहना हुआ कि ड्राइवर हैरानी से बोला, तो क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? ऐसे ही चले आए इतने बड़े शहर में? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरा बेटा कह रहा था कि कैश मत रखा करो, चोरी का डर रहता है, एटीएम से ही सारे काम हो जाते हैं, तो मैं एटीएम कार्ड ले आया। तभी ड्राइवर ने एक किनारे में गाड़ी रोकी और गुस्से से बोला, उतरो मेरी गाड़ी से, न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो इन बूढ़े बूढ़ियों को अपनी गाड़ी में बिठा लाया। अरे पैसे नहीं हैं तो बैठे क्यों? और घर जाकर तुम्हारे बेटे ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्या करोगे? चलो लाओ एटीएम कार्ड और मेरे साथ चलो, पहले पैसे निकालते हैं। तभी हवा सिंह जी बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे कहते हैं किसी अनजान को अपना एटीएम कार्ड नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम चलो, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें पैसे दे दूँगा। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, क्या तुम मेरी इतनी मदद भी नहीं कर सकते हो? मेरे भी दो बेटे हैं, दोनों कमाते हैं और मैं भी कमाता हूँ। वो तो बेटे के कहने पर नौकरी छोड़ दी, वरना पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तो ड्राइवर बहुत गुस्से में आ गया और दांत पीसते हुए बोला, अरे ओ बूढ़े, मुझे मत बताइए अपनी बकवास है, जेब में 2 पैसे हैं नहीं, बोल रहा है पैसे की कोई कमी नहीं। मैं सब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। उतरो मेरी गाड़ी से और यहाँ तक का जितना मेरा किराया हुआ है वो मुझे दो। शांति जी और हवा सिंह जी पहली बार मुंबई आए थे, इसलिए अनजान शहर को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने ऑटो वाले के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा हम बेबस माता पिता की मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो ड्राइवर बोला, अरे चल हट, ऐसे ही आशीर्वाद लेकर अगर मैं काम करता रहा तब तो हो गया मेरा गुजारा। और ऐसा भी क्या तेरा बेटा कमाने वाला है जो तुझे इतना भी नहीं समझा पाया कि थोड़े पैसे तो कैश भी रखना चाहिए, और नौकरी छोड़कर अपने पास बुला लिया। देख लेना कहीं ऐसा ना हो, मतलब निकल जाने के बाद तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। तभी शांति जी ने अपने आंचल की गांठ खोली और बोली, बेटा मेरे पास 200 रुपये हैं, क्या इतने में हो जाएगा? तो ड्राइवर ने कहा, अरे अम्मा, किस दुनिया में जी रही हो, 200 रुपये में माधोपुर जाओगी? इतना कहकर उसने 200 रुपये शांति जी के हाथ से छीन लिए और बोला, यहाँ तक का किराया मैं तुमसे वसूल कर चुका हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत है। इतना कहकर बीच रास्ते में ही
वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया। ये देखकर शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी हवा सिंह जी बोले, तुम परेशान क्यों होती हो शांति? देखो वहाँ टेलीफोन बूथ है, रुको मैं अपनी डायरी से नवीन का नंबर निकालता हूँ, उसे कहता हूँ वो हमें लेने आ जाएगा। इतना कहकर हवा सिंह जी ने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, एक ऑटो वाला हमें यहीं बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। कह रहा था कि उसे कैश चाहिए और तुमने कैश लाने से मना कर दिया था। पिता की बात सुनकर नवीन थोड़ा गुस्से से बोला, बाबूजी, आप भी हद करते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जेब में अठन्ने भी मत रखना। अब मेरे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपको लेने आ जाऊं। अब ड्राइवर चला गया तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी पीली टैक्सी वाले को पकड़ो, वो 500 रुपये लेगा और आपको यहाँ छोड़ देगा। अब तो आइए, आगे का देखेंगे बाद में। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तो आसपास में आने जाने वालों से हवा सिंह जी और शांति जी मदद मांगने लगे। तभी किसी भले व्यक्ति ने उनकी मदद की और एक पीली टैक्सी वाले से बात करके उन दोनों को बैठा दिया। दोनों घर पहुँचे ही थे कि नवीन ने उन्हें 4 बातें सुना दी। कैसे आप नौकरी कर रहे थे पिताजी, इतने दिन तक आपको इतनी भी समझ नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है तो सारे पैसे तो मिल ही गए होंगे ना। लाइए आज ही उन्हें बैंक में जमा करवा देता हूँ। यह सुनकर शांति जी बोली, बेटा अभी तो घर में आए हैं, सांस तो लेने दे, थोड़ा पानी तो पिला दे। और बहू कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। माँ, वो अपने मायके गई है और मेरे पास फुर्सत नहीं, पहले पैसे दीजिए। तभी हवा सिंह जी ने कहा, बेटा वो पैसे तो हमने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए, तुमने कहा नहीं यहाँ लाने के लिए, और रास्ते में इतने पैसे लेकर आते और कहीं चोरी हो जाते तो। यह सुनकर नवीन का माथा गर्म हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी नीतू को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए हवा सिंह जी और शांति जी को भी बहू की सारी बातें सुन रही थी। उधर से नीतू ने गुस्से में कहा, अभी के अभी इन दोनों मुसीबतों को मेरे घर से बाहर निकालो। अरे पैसों के लिए हमने उन्हें नौकरी छोड़ने को कहा था, अब क्या हमारे घर पर वो डेरा जमाने आए हैं? अगर पैसे नहीं लाए तो वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कहो देवर के पास जाएं या फिर अपने अफसर से बात करके दोबारा नौकरी मांगे, वरना ये हम लोगों पर बोझ बन जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? निकालो इनको अपने घर से, वरना मैं वापस नहीं आऊँगी। बहू की बातें सुनकर शांति जी को अचानक चक्कर आ गया और वो दरवाजे को पकड़कर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई। तभी नवीन ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, माँ, सुन लिया ना तुमने कि तुम्हारी बहू क्या कह रही है? मुझे माफ़ करो, मैंने सोचा था बाबूजी पैसे ले आएंगे तो उन पैसों से मैं मुंबई में अपना घर खरीद लूँगा और घर के एक कोने में तुम लोग भी रह लोगे, पर नहीं, अब उल्टा मेरा ही खर्चा हो जाएगा। मैं टैक्सी वाले को पैसे दे देता हूँ, वो आपको स्टेशन छोड़ देगा और जनरल बोगी में बैठ जाना, पैसे नहीं लगेंगे, वापस चले जाओ। इतना कहकर वो माँ का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। तो हवा सिंह जी ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, छोड़ो शांति का हाथ, नालायक, तूने हमें अपने लोभ में बुलाया और अब तू हमें छोड़ने जाएगा। अरे जिन पैरों से हम आए हैं उन्हीं पैरों से वापस भी चले जाएंगे और आज के बाद तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाएंगे। इतना कहकर हवा सिंह जी अपनी पत्नी शांति जी का हाथ पकड़कर वापस चले गए। रास्ते भर दोनों पति पत्नी अपनी किस्मत को कोसते रहे और आंसू बहाते रहे। जब अपने घर पहुँचे तो आसपास वालों ने कहा, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ? कल ही तो गए थे और आज वापस भी आ गए। पर हवा सिंह जी ने कुछ बहाना बना दिया और अगले ही दिन जाकर अफसर से सारी बात बताई तो अफसर ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की दूसरी नौकरी दिलवा दी। समय बीता तो इधर छोटे बेटे मोहित ने भी लालच में अपना ट्रांसफ़र नासिक में करवा लिया। सच कहते हैं लोग, जब अपना ही सिक्का खोटा हो
तो किस्मत और वक्त कितना साथ देगी। ऐसा ही कुछ हवा सिंह जी के साथ हो रहा था, जिसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। उल्टा उन्हें तो खुशी हो रही थी कि बेटा उनके पास आकर रह रहा है। पर एक रोज़ मोहित ने अपने दोस्त राहुल के पास फ़ोन किया और बोला, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। अच्छा होता मेरा ट्रांसफ़र नासिक में ना कराता। जब तक मम्मी पापा से दूर दूसरे शहर में रह रहा था, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी रहा था। यहाँ आकर तो लगता है जेल में आ गया हूँ। पता है हर वक्त उनका चेहरा देखना पड़ता है। अब अपनी बीवी बच्चों के लिए मैं अपनी मर्जी से मिठाई और आइसक्रीम तो छोड़ो, समोसे भी नहीं ला सकता, क्योंकि अगर लाऊंगा तो उनके लिए भी लाना होगा और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो 4 बातें सुनाएंगे। इसलिए सोच रहा हूँ कि बॉस से कहकर किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लूँ। अब तुम ही बताओ, कौन इन बूढ़ों के साथ 24 घंटे रहना पसंद करेगा। भगवान करे जल्दी से इनका पत्ता ही कट जाए या फिर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। तभी राहुल बोला, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। थोड़ी सी परेशानी की वजह से इतने सारे फ़ायदे को अनदेखा कैसे कर सकते हो। ज़रा सोचो, कम से कम वो तुम्हारे साथ हैं तो टेंशन फ्री हो, वरना तुम्हें दूसरे शहर से उनके देखभाल के लिए आना जाना भी तो पड़ता। ऊपर से तुम्हारे पैसे भी तो बच रहे हैं, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। तो मोहित बोला, वो कैसे। तभी राहुल हंसते हुए बोला, तुम्हारा हिसाब बहुत कमज़ोर है यार। इसी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। भाभी जी को बैठे बिठाई घर में काम करने वाली सहायिका मिल गई। तुम्हें किराए का पैसा नहीं लगता, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ने लाने का काम भी अंकल जी करते हैं। और तो और मैंने सुना है घर का राशन भी उन्हीं के पैसों से आता है। अरे अब तो अंकल जी घर भी बैठ जाएंगे तो क्या चिंता है, पेंशन तो मिलती रहेगी। तुम साथ में रहोगे तो कौन सा वो तुमसे घर खर्च के लिए पैसे मांगेंगे। इतनी सारी सुविधाओं के लिए थोड़ा बहुत अगर बर्दाश्त भी कर लेते हो और 1-2 समोसे या मिठाई माँ बाप पर खर्च कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घाटे का सौदा है। मेरे माँ बाप तो गांव से हिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं, वरना ऐसे मुफ्त के लोग मिल जाएं तो 2-4 पैसे तो मैं अपनी जेब से खर्च कर दूं। इतना कहते हुए दोनों दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। शाम में मोहित काम से घर लौटा तो सामने अपनी माँ शांति जी को देखकर बोला, माँ आपके पास कोई काम नहीं है। जब भी मैं दफ्तर जाता हूँ या लौट कर आता हूँ तो सामने आ जाती हो। कितनी बार कहा है शाम में जब मैं आऊँ तो आप दरवाजे पर मत आया करो। बोलकर मोहित गुस्से से कमरे में चला गया और जाकर पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं आऊँ तो उस बुढ़िया को मेरे सामने मत आने दिया करो। उनका चेहरा देखकर मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। अरे ज़रा धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी माँ सुन ना ले। उनको मैं यही कहकर बहला रही हूँ कि अगर उन्होंने घर का काम नहीं किया तो पोते और बेटे का मुंह देखना मुश्किल कर दूंगी। और तुम हो कि ऐसी बातें करते हो। याद है ना, मुंबई में जब हम रह रहे थे तो काम वाली कितने पैसे लेती थी। ऊपर से एक बात नहीं सुनती थी, उल्टा मुझे ही 4 बातें सुना देती थी। मानो मैं ही उसके घर में काम कर रही हूँ। यहाँ कम से कम तुम्हारी बीवी को आराम तो मिल रहा है और तुम मेरे लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी मोहित बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगा, वरना मेरे माँ बाप ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। ना तो मैं अपने पिता के साथ कहीं बाहर जा सकता हूँ और ना ही अपनी माँ को किसी से मिलवा सकता हूँ। शक्ल देखिए इन दोनों की, लगता है किसी जंगल से आए हों। जब मैं स्कूल जाता था और पेरेंट्स मीटिंग में ये लोग मेरे साथ जाते थे तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। न जाने इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। दीवार की दूसरी तरफ शांति जी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए कभी अपने सुख की चिंता नहीं की,
और आज भी उसके पिता नौकरी कर रहे हैं ताकि बेटे पर बोझ ना बने, वरना बेटे की नौकरी लगने के बाद तो बुढ़ापे में पिता आराम से रहना चाहिए। पर हवा सिंह जी ने ये कहकर नौकरी नहीं छोड़ी कि बेटे के लिए तो कर दिया, अब पोते पोतियों के लिए भी कुछ जमा करके ही जाऊंगा। और फिर भी उनका बेटा उन दोनों के लिए ऐसी सोच रख रहा है। शांति जी के दिल पर बेटे के कहे शब्दों ने इतनी जोर का प्रहार किया कि मानो उनका कांच सा दिल चकनाचूर हो गया हो। बात इतनी पर ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन मानवी फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी कि मोहित तो हर रोज़ भगवान से मिन्नतें करता है कि बूढ़े बूढ़ी या तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं या फिर भगवान उन्हें उठा ले। बहू की बातें सुनकर शांति जी को समझ आ गया कि आज की दुनिया में हर रिश्ता मतलबी हो गया है। अंत तक तो बस जीवन साथी है जो साथ निभाता है। तब भी बाहर से डोर बेल बजी तो शांति जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। तभी हवा सिंह जी मुस्कुराते हुए शांति जी की ओर देखा, पर शांति जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो बोली, क्या बात है भाग्यवान, कुछ परेशान लग रही हो। कई दिनों से देख रहा हूँ तुम हमेशा थकी थकी लगती हो और उदास रहती हो। तबीयत तो ठीक है ना? कहीं घर का सारा काम तुम अकेले तो नहीं करती हो? अरे इस उम्र में बहू का सुख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? बात क्या है, कुछ तो बताओ। मुझे नहीं बताओगी? अच्छा, लगता है बेटे से अपने मन की बात करोगी। हाँ भाई, जवान बेटे के सामने बूढ़े पति की क्या औकात है। आखिर वही तो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। तभी शांति जी आंखों में आंसू लेकर बोली, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ऐसा मत कहिए, आप हैं तो मेरी हर खुशी है। और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। ये सब आपका वहम है। सब ठीक है, चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। सब ने खा लिया है, बस मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहते हुए शांति जी ने उनके हाथ से टिफ़िन का डब्बा लिया और रसोई में चली गई। तो हर दिन शांति जी का चेहरा मुरझाया हुआ और थका हुआ दिखता तो हवा सिंह जी बहुत चिंतित हो रहे थे। पर आज उन्होंने ठान लिया था कि आज तो शांति जी से उनके दर्द की वजह पूछकर ही रहूँगा। खाना खाने के बाद हवा सिंह जी ने कहा, शांति, क्या बात है, तुम परेशान रहती हो? ज़रूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस चेहरे को देखते देखते मैंने इतने साल गुजार दिए हैं, अब तुम कितना भी छुपाओ मगर तुम्हारी आंखों की उदासी तुम्हारे मन की हर बात बयां कर देती है। आजकल तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। बताओ ना, किसी पड़ोसन या रिश्तेदार से कुछ बात हुई है क्या? या बहू ने कुछ कहा है? क्योंकि बेटा तो तुम्हारा तुम्हें पलकों पर रखता है। फिर क्या वजह है, मुझे नहीं बताओगी? तो सहानुभूति के दो शब्द सुनकर शांति जी की आंखों में एक जल दर्पण सा छा गया, मानो आंखों का गागर सागर से भर चुका हो और वो छलक पड़ा। शांति जी रोते हुए बोली, आपने मुझे जीवन का हर सुख दिया। बचपन में माता पिता के वात्सल्य से मैं वंचित रही, फिर चाचा चाची के यहाँ पली बढ़ी। जीवन में बहुत कठिनाई आई, पर जब मेरे जीवन में आप आई तो मानो आपका प्यार हर दर्द से मुझे निकाल देता था। आपने मुझे जीवन का हर सुख दिया। इस छोटे से घर को आपने मेरे लिए महल जैसा बनवा दिया और खुशियों से इसका कोना कोना भर दिया। मगर इतना कहकर शांति जी चुप हो गई। मगर क्या शांति? शांति जी ने फिर खुद को संभाला और बोली, देखो, बहुत रात हो गई है, अब आप आराम कीजिए, कल आपको ड्यूटी भी जाना है। हवा सिंह जी बोले, भाड़ में जाए ड्यूटी, तुम अगर सुखी नहीं हो तो मेरी ये नौकरी, पैसा, घर सब बेकार हैं। बताओ आखिर बात क्या है? तो शांति जी रोते हुए बोली, अब मुझे अपने ही बच्चों द्वारा अपमानित होना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती थी मेरा बेटा आज भी मासूम है, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसके मन में हमारे लिए
इतनी हीन भावना भरी है। ऐसे तनाव भरे माहौल में मैं अब जी नहीं सकती। बस आपको कष्ट ना हो इसीलिए किसी तरह रूखी सूखी खा लेती हूँ, पर जीने की कोई इच्छा नहीं बची। हवा सिंह जी ने गौर से शांति जी की तरफ देखा तो लग रहा था मानो किसी असाध्य रोग की वो शिकार हो गई है, जिसे वो छिपाना चाहती है पर छिप नहीं रहा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो शांति जी के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। वो सोचने लगे कि शांति ने ऐसा क्यों कहा कि बेटे बहू का व्यवहार उनसे सहन नहीं होता। ऐसा क्या हुआ ये तो उसने बताया ही नहीं। और अब शांति जी सो चुकी थी। उनसे उत्तर न पाने के कारण हवा सिंह जी परेशान हो गई। अगले दिन छुट्टी थी, बच्चे भी घर में थे। बेटे बहू आराम से चैन की नींद ले रहे थे तो दोनों बच्चे अपनी माँ का फ़ोन लेकर दादा दादी के पास आ गई। तभी अचानक से मोहित की 2 साल की छोटी बेटी फ़ोन के लिए रोने लगी तो हवा सिंह जी ने कहा, बेटा दक्ष अपनी बहन को फ़ोन दे दो, शायद चुप हो जाए, वरना तुम्हारे मम्मी पापा की नींद खराब हो जाएंगी। ये सुनकर दक्ष ने झट से फ़ोन बहन को दे दिया। आजकल के बच्चे बोलना और पढ़ना बाद में सीखते हैं, पर फ़ोन चलाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। छोटी सी बच्ची ने कब व्हाट्सएप खोल दिया और अचानक से अपनी मौसी का नंबर दबा दिया। उसमें जितने भी वॉइस मैसेज थे वो बजने लगे और एक एक करके सारी बातें हवा सिंह जी के सामने खुलने लगीं। वही बगल में बैठी शांति जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सब कुछ सुन लिया था। हवा सिंह जी ने फ़ोन बंद करके अपने पोते दक्ष को दिया और बोले, बेटा जाओ ये फ़ोन अपनी माँ को दे दो और बोलो कि बहन रो रही है। इतना कहकर हवा सिंह जी ने शांति जी का हाथ पकड़ा और बोले, क्यों शांति, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या फिर ये समझती हो कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? अरे अपने ही घर में तुम इतने दिनों से डर डर कर और अपमानित होकर जिए जा रही थी और मुझे कुछ नहीं बता रही थी। तो शांति जी रो पड़ी और बोली, अगर हमारे बच्चों को अकेले रहना पसंद है तो चलो हम कहीं वृद्ध आश्रम में चलते हैं। ये सुनकर हवा सिंह जी उठ खड़े हुए और बोले, नहीं, ये घर मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख के लिए बनवाया था। जब इस घर में तुम्हें ही सुख नहीं मिलता तो मैं इस घर की काया ही पलट दूंगा। इस घर में रहने वाले हर इंसान को तुम्हारी इज्जत करनी होगी। कहते हुए हवा सिंह जी ने खूब जोर से अपने बेटे को आवाज़ लगाई, मोहित, मोहित बाहर आओ। तो बाहर से पिता की आवाज़ सुनकर मोहित आंख मलते हुए बाहर आया और गुस्से से बोला, अरे क्यों बुढ़ापे में गला फाड़े जा रहे हो? पता तो है आज रविवार है, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्या आपका नौकर हूँ? आपको पता नहीं कि मैं किस पोजीशन पर काम करता हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम इस तरह से लेने की? यह सुनकर हवा सिंह जी ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया तो मानो मोहित नींद से जाग उठा हो। उसकी आंखें बिना धोए ही खुल चुकी थी। तभी वहां मोहित की पत्नी मानवी आई। बाबूजी, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका, जो अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हो? अगर उसने पलटकर एक तमाचा आपको रख दिया ना तो आप पानी नहीं मांग पाएंगे। एक तो हम आपको साथ में रख रहे हैं, ऊपर से आपकी इतनी हिम्मत कि हमें ही आंख दिखा रहे हो। उठाइए अपना सामान और निकलिए इस घर से। तभी शांति जी कुछ कहती उससे पहले ही हवा सिंह जी ने दूसरा तमाचा बहू के गाल पर जड़ दिया और बोले, तुम्हारा घर, ये घर क्या तुम्हारे बाप ने दिया है? अरे शांति, तुम आराम करो। जानती हो तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा इन दोनों ने उठाया है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपनी बहू पर हाथ उठा रहा हूँ, पर यह काम तुम्हें पहले कर देना चाहिए था, ताकि इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे साथ और मेरे साथ बदतमीजी करने की भी सोचें। थोड़ी देर में हवा सिंह जी ने बहू का सारा चिट्ठा सामने रख दिया और बेटे से बोले, तुम्हारे उस भरोसेमंद दोस्त ने
कई जगह तुम्हारे मन की बातों को साझा किया था और मेरे कानों तक वो बातें भी आई थी, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे अपने यकीन पर यकीन था कि मैंने तुम्हारी परवरिश अच्छे से की है। पर आज तो यकीन भी टूट गया। कल को तुम मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को दुख दो, इस घर से उन्हें निकालो। उससे पहले मैं तुम्हें इस घर की एक एक चीज़ से बेदखल करता हूँ। चलो निकलो इस घर से, और खबरदार जो आज के बाद इस घर की चौखट भी कभी लांगी तो। तभी शांति जी बोली, ये आपने क्या कर दिया जी? बहू पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए लोग। जब यही बेटे बहू पिछले 6 महीने से तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे, तब वो लोग और समाज वाले कहाँ गए थे? लोग कहते थे कि हर रिश्ता मतलबी होता है, पर मैं विश्वास नहीं करता था। पर अब लगता है कि वही सही थे। हर रिश्ता मतलबी होता है, बस एक जीवन साथी है जो जिंदगी भर साथ निभाता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमें अपने बेटे बहू का साथ नहीं चाहिए। इतना कहकर हवा सिंह जी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, निकलो अब यहाँ से। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं, उस घर में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो कुछ ही देर में बेटा और बहू गुस्से और शर्म से सर झुकाए वहाँ से चले गई। उनके जाने के बाद कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। शांति जी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। हवा सिंह जी ने उनकी ओर देखकर कहा, शांति, अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे, न किसी पर बोझ बनेंगे और न किसी के ताने सुनेंगे। ये सोचकर दोनों बुजुर्ग दंपति अब अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।